अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि कल हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिस्कस कर रहे थे, आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इस पोर्शन में। हार्डवेयर का पोर्शन स्पेसिफिकली आज हम डिस्कस करेंगे, बल्कि उसको भी हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा है और उसमें डिस्कशन भी काफ़ी तवील होने वाली है, इसलिए वो एक लेक्चर के अंदर पूरा नहीं होगा। तो हार्डवेयर के पोर्शन को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हुए अपने इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, देन फिर सॉफ्टवेयर को हमने डिस्कस करना है। तो जैसे कल डिस्कस हो रहा था कि हार्डवेयर जो है वो तमाम फिजिकल कंपोनेंट्स को कहा जाता है। फिजिकल कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं सिस्टम यूनिट के। तो ये कंपोनेंट्स फिजिकल इन नेचर होते हैं, यानी किसी जगह पर इन्हें रखेंगे तो ये जगह कवर करेंगे, इन्हें देखा जा सकता है, इन्हें टच किया जा सकता है। और अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो जैसे स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रही हैं, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, पावर सप्लाई, प्रोसेसर, केसिंग, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, OCRs, BCRs एंड सो ऑन। मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप इसको कैटेगरी वाइज देख लें तो जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग यूनिट है या मेमोरी डिवाइसेस हैं, या इन तमाम को कनेक्ट करने के लिए जो केबल्स हैं, सर्किट बोर्ड हैं, कॉइल्स हैं, फिर कैपेसिटर्स हैं, फिर रेजिस्टर्स वगैरह हैं, ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स जो हैं ये हार्डवेयर के अंदर आ जाते हैं। हार्डवेयर एक मुकम्मल फील्ड है और इसमें एक न्यू कमर जो है वो इसके बेसिक से स्टार्ट लेकर पीक तक जाने की कोशिश करता है। अब इसका जो पीक है वो आपको लेकर जाएगा नेटवर्किंग की साइड के ऊपर। यानी अगर आप, मैं इसको थोड़ा सा अगर ब्रीफ करूं तो हार्डवेयर की फील्ड स्टार्ट होती है आमतौर पे कुछ बेसिक कोर्सेज लाइक IT एसेंशियल से या A+ सर्टिफिकेशन से, जिसमें आमतौर पे 4 मॉड्यूल्स जो हैं वो होते हैं। उनमें पहले मॉड्यूल के अंदर आपको डिवाइसेस के बारे में ओवरव्यू दिया जाता है, उसके कंपोनेंट और फिर उनके इंटरनल पार्ट्स और सर्किट बोर्ड वगैरह और उसकी वर्किंग के हवाले से आपको ब्रीफ किया जाता है। फिर सेकंड मॉड्यूल में आमतौर पे असेंबलिंग जो है वो की जाती है, यानी किस तरह से कंपोनेंट्स जो अलग अलग मौजूद हैं उनको आप कंबाइन करके सिस्टम यूनिट की शक्ल देंगे। देन उनकी इंस्टॉलेशन, जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन या ड्राइवर्स की इंस्टॉलेशन, यूटिलिटीज की इंस्टॉलेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन का पार्ट जो है थर्ड मॉड्यूल में होता है। और फोर्थ मॉड्यूल में इनकी इन सिस्टम यूनिट के हवाले से जो ट्रबल शूटिंग है उसको परफॉर्म किया जाता है। डिफरेंट प्रॉब्लम सामने रखकर किस तरह से आप उनको ट्रबल शूट करेंगे ये सिखाया जाता है आपको। ऑल्दो कि ट्रबल शूटिंग तो एक्सपीरियंस के साथ साथ वक्त भी आपको सिखाता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ एग्जाम्पल सामने रख कर जो ट्रेनिंग देने की कोशिश की जाती है। फिर जिस बच्चे का इंटरेस्ट हार्डवेयर की इस फील्ड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो फिर सर्टिफिकेशंस की तरफ जाता है। जैसे 2 सर्टिफिकेशंस मैंने आपके साथ जिक्र किया, IT एसेंशियल्स और A+। इसके अलावा भी सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है हार्डवेयर प्लस नेटवर्क की, जिसे हम कहते हैं MCSE, माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर। देन आप नेक्स्ट फील्ड की तरफ इन हो जाते हैं जो इसी से लिंक है, और वो है नेटवर्किंग, जिसमें कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है। तो उस फील्ड के अंदर आपकी जो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं, उनमें CCNA, CCNP, CCIE, वायरलेस सिक्योरिटी, क्रिप्टो, ये सारी की सारी इस फील्ड के अंदर जो है वो मुख्तलिफ आपको सर्टिफिकेशंस मिलती हैं। एक पर्सन जो है वो फिर पीक पर जाने की कोशिश करता है, यानी एक रेस्पेक्टेबल उसको जॉब जो है वो ऑफर हो। और जाहिर है आप जो पढ़ रहे हैं वो मुलाजमत के लिए ही कर रहे हैं कि आप अच्छी जगह जॉब करें, तो फिर आपको एक रीजनेबल और रेस्पेक्टेबल पोजीशन जो है वो फिर ऑफर की जाती है। हार्डवेयर के पास दूसरी जो फील्ड है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को इन डिटेल तो हम अपने कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसे जस्ट डेफिनेशन की हद तक देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरफेस है जिससे हार्डवेयर को
आप यूज कर रहे होते हैं मीनिंगफुल वे में। मीनिंगफुल वे में यूज करने का मतलब क्या है कि जैसे फर्ज कर लें कि आपके पास अगर कीबोर्ड मौजूद है, लेकिन स्क्रीन पर आपको कीबोर्ड से कुछ भी कीज वगैरह टाइप करने पर नजर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि हार्डवेयर यूजलेस है सिर्फ। ठीक है, यानी आपके सामने वो इंटरफेस जरूर होना चाहिए, वो स्क्रीन जरूर होनी चाहिए जिसमें आप हार्डवेयर को जब इस्तेमाल करें तो उसका रिस्पॉन्स आपको मिल रहा हो। तो ये रिस्पॉन्स या ये इंटरफेस ये बेसिकली सॉफ्टवेयर की वजह से है। जिस तरह से हम कहते हैं कि एक इंसानी जिस्म और एक रूह है, तो इंसानी जिस्म एक फिजिकल चीज है जबकि उसकी रूह उसका सॉफ्टवेयर है, लॉजिकल चीज है। तो सॉफ्टवेयर अगरचे फिजिकल उसकी एग्जिस्टेंस कोई नहीं होती, लेकिन उसका वजूद जरूरी है। तो ये वो प्रोग्राम्स हैं, ये वो इंटरफेसेस हैं, ये वो एनवायरनमेंट्स हैं जो कि हार्डवेयर को यूजर के साथ या यूजर को हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं। तो इट मीन्स के दो लेयर्स होनी चाहिए जो कि यूजर को और हार्डवेयर के दरमियान में जो है वो रिजाइड करनी चाहिए। तो उन दो लेयर्स में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मेजर अगर कैटेगराइज हम करें सॉफ्टवेयर को तो ये दो कैटेगरीज बनती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के एंड पे काम करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर के एंड पे काम करते हैं, यानी यूजर से क्वेश्चन लेना और उसको आंसर करना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको कैलकुलेटर की एग्जांपल दी थी कि कैलकुलेटर आपसे आपके नंबर्स और ऑपरेटर लेता है और उसके मुताबिक आपको रिप्लाई देता है, लेकिन एक्चुअल प्रोसेसिंग जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी ये कैलकुलेटर नहीं कर रहा होता, बल्कि ये अपनी इनपुट्स जो यूजर से ली हुई होती हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के हवाले कर देता है। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको हार्डवेयर की मदद से आउटपुट बनवाता है और फिर रिस्पॉन्स जो है वो वापस कैलकुलेटर को प्रोवाइड कर देता है। तो यूज़र को ऐसे ही महसूस हो रहा होता है जैसे कि यही कैलकुलेटर उसके उससे इनपुट लेकर उसको आउटपुट दे रहा है। तो अभी फिलहाल हम सॉफ्टवेयर को इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उनके अंदर हमने सॉफ्टवेयर की टाइप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम को थॉरली जो है वो डिस्कस करना है, तो वहाँ पर अभी फिलहाल इसको इतना ही ध्यान में रखें। बाकी बातें इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सिर्फ हार्डवेयर की तरफ आते हैं। कंप्यूटर को सिस्टम भी कहा जाता है, फुल फॉर्म में कंप्यूटर सिस्टम भी कह देते हैं। सिस्टम की जो टर्म है वो बेसिकली इसीलिए यूज की जाती है कि एज अ होल एक सिंगल यूनिट के तौर पर बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो आप अगर डेफिनेशन देखें तो उसमें भी यही मेंशन है, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल डिवाइसेस दैट आर ऑपरेटिंग एज अ सिंगल यूनिट। तो इन पार्ट्स के अंदर सिस्टम यूनिट आ जाता है। अगर आप नंबर 1 पिक्चर में देखें तो इसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है। आमतौर पे हम इसको सीपीयू कह देते हैं जो कि एक जनरल टर्म है, लेकिन गलत है। अगर आप इसको सीपीयू कहेंगे तो ये रॉन्ग टर्म आप इस्तेमाल करें, इसको बेस यूनिट या सिस्टम यूनिट कहा जाता है। नंबर 2 जो पिक्चर में पॉइंट हो रहा है, मॉनिटर, फिर कीबोर्ड, फिर माउस और देन स्पीकर्स। स्पीकर्स अगरचे के आप यूं कह लें कि एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर के साथ मौजूद ना भी हों तो भी गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर आप आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको साउंड वगैरह सुनना है तो फिर स्पीकर मस्ट हो जाते हैं। अदरवाइज सिस्टम यूनिट मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस के साथ एक सिस्टम जो है वो कंप्लीट ही कंसिडर किया जाता है। जो स्टैंडर्ड वर्किंग है वो आप उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को अब हमने डिटेल के अंदर देखना है, खास तौर पे सिस्टम यूनिट के इंटरनल कंपोनेंट्स जो हैं उनको हमने थॉरली जो है वो डिस्कस करना है अपने इस लेक्चर के अंदर। जो सिस्टम यूनिट है ये एक मेन कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर तमाम के तमाम सिस्टम के जो डिवाइसेस हैं आप यूँ समझ लें कि इंटरनली इसके अंदर मौजूद होते हैं। केसिंग है बाहर, कवरिंग है जो कि इसको आप कह लें कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है कि जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकल और मैकेनिकल डिवाइसेस हैं वो किसी भी डैमेज से जो है उनको बचाया जा सके। इन डिवाइसेस के अंदर मदरबोर्ड, सीपीयू जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, मेमोरी हर तरह की, उसमें परमानेंट स्टोरेज मेमोरी भी आ जाती है और टेम्परेरी मेमोरी भी आ जाती है। एंड पर्टिकुलरली अगर हम इनके नाम लें तो रैम, रोम, हार्ड डिस्क,
ठीक है। फिर ये आपके फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम वगैरह, ये तमाम की तमाम इसी इंटरनली ही आपको इस केसिंग का हिस्सा जो है वो नज़र आती हैं। देन पोर्ट्स आपको मिल रही होती हैं जो जिन पर एक्सटर्नल आप डिवाइसेस जो कनेक्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे यूएसबी पोर्ट है, आपके पास एलपीटी पोर्ट्स हैं, कॉम पोर्ट्स हैं, ऑक्स पोर्ट्स हैं, म्यूजिक पोर्ट्स हैं, ठीक है। माइक वगैरह की कनेक्टिविटी के लिए वीजीए की पोर्ट्स होती हैं। तीन डिफरेंट पोर्ट्स हैं जो आपको नज़र आ रही होती हैं सिस्टम के बाहर से। बैक पैनल पर भी होती हैं और फ्रंट पैनल के ऊपर भी मौजूद होती हैं। देन पावर सप्लाई इस सिस्टम यूनिट का या बेस यूनिट का हिस्सा होता है। और फिर एक्सपेंशन कार्ड है, ठीक है। ये एक्सपेंशन कार्ड सिस्टम की जो स्टैंडर्ड वर्किंग है उसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसी वजह से इन्हें हम एक्सपेंशन कार्ड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर साउंड सुनना चाहते हैं तो साउंड कार्ड आपको वो पोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा होता है, वो कन्वर्जन्स प्रोवाइड कर रहा होता है जो कि आपके साउंड सुनने के लिए या साउंड को एज इनपुट देने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर ये साउंड कार्ड ना हो तो आप लेट से के स्पीकर अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्टिंग पोर्ट ही आपको ना मिलेगी। इसी तरह नेटवर्क कार्ड है, यानी अगर आप नेटवर्क का हिस्सा बनाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर को तो उसमें केबल लगाने की ऑप्शन होनी चाहिए। तो ये केबल लगाने की ऑप्शन आपको नेटवर्क कार्ड जो है प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह ग्राफिक कार्ड है, मॉडेम है, ये तमाम एक्सपेंशन कार्ड हैं जो सिस्टम की स्टैंडर्ड वर्किंग को एक्सपेंड कर रहे हैं। इनको मजीद हम आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर जो डिस्कस करेंगे। ये चंद टर्म्स हैं जो कि अब हम इन 3-4 स्लाइड्स के अंदर हमने देखनी है। पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स की ये टर्म उन डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है जिन्हें केबल्स या वायरलेस टेक्नोलॉजी की मदद से कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाता है। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्कैनर है, स्पीकर्स हैं। ये वो डिवाइसेस हैं, आप इन्हें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी कह सकते हैं। तो इन तमाम डिवाइसेस को हम एक टर्म पेरिफेरल्स से जानते हैं। अब हम डिफरेंट जो डिवाइसेस सिस्टम यूनिट के अंदर हैं, कंपोनेंट्स जो सिस्टम यूनिट का हिस्सा हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते चले जाएंगे। तो इनमें सबसे पहले प्रोसेसर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू भी कहते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू इस वजह से कहा जाता है कि फिजिकली और लॉजिकली ये सेंटर में मौजूद होता है। यानी अगर आप गौर करें तो कीबोर्ड और मॉनिटर के दरमियान में, मींस इनपुट और आउटपुट के दरमियान में रिजाइड कर रहा है, तो फिजिकली सेंटर में। लॉजिकली भी ऐसा ही है। जैसे आप अगर कहते हैं 2+3 तो ये 5 उस वक्त बनेगा जब सम का ऑपरेशन इन दोनों नंबर्स के ऊपर होगा। इट मीन्स कि ये लॉजिकली भी सेंटर में मौजूद है, इसीलिए इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का नाम दिया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर इस वजह से कहा जाता है कि साइज में बहुत ही छोटा होता है। यानी फिजिकली अगर आप प्रोसेसर्स को देखें तो ये प्रोसेसर हथेली के साइज से भी बहुत छोटे होते हैं। यानी अब इसको क्या कहना चाहिए, हथेली का आप चौथा हिस्सा बना लें तो भी प्रोसेसर आपको साइज में मिलेंगे। तो ये एक सिंगल सिलिकॉन चिप होती है जिसका मकसद होता है कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स का कंट्रोल और फंक्शंस को प्रोवाइड करना। मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं ये प्रोसेसर बनाती हैं, जैसे AMD, इंटेल। AMD में अगर देखा जाए तो उसके डिफरेंट आपको प्रोसेसर्स मिलेंगे, जैसे एफ्लॉन है, सेफ्रॉन है, ठीक है, ट्यूरियन है। ट्यूरियन जो है ये मोबाइल जो डिवाइसेस होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से इंटेल कंपनी है, उसके पेंटियम 1, 2, 3, 4 ये आप नाम सुनते ही रहते हैं। तो ये प्रोसेसर जो है इंटेल कंपनी के बने हुए हैं। इसी तरह सेंट्रीनो, ये भी इंटेल बनाता है लेकिन मोबाइल डिवाइसेस के लिए। प्रोसेसर से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स भी हैं, उन टर्म्स को हम अब अपनी एक दो स्लाइड्स के अंदर देख रहे हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम, ये वही डेफिनेशन जो अभी हमने पीछे डिस्कस की, ये वो प्रोग्राम है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर कंसिस्ट कर रहा होता है। इंस्ट्रक्शन बेसिकली बाइनरीज का वो सेट होती है जो कि सिस्टम को ये बताती है, सीपीयू को पर्टिकुलरली अगर नाम लें तो सीपीयू को ये बताती है कि उसने क्या काम करना है। इसी हवाले से सीपीयू के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, या दो आप कह लें कि यूनिट्स में वो तकसीम हुआ हुआ होता है। इस स्टेटमेंट को बाद में हम मजीद थोड़ा सा चेंज करेंगे
बाद में हम इसको जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअल 2 यूनिट्स नहीं होते बल्कि 3 यूनिट्स होते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग हम इसको 2 यूनिट्स में देख रहे हैं। तो सीपीयू के अंदर ये 2 यूनिट्स जो हैं, एक है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और दूसरा है कंट्रोल यूनिट। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन में काम आता है, यानी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एएलयू जो है वो एक्चुअल एग्जीक्यूशनर है। इसने तमाम के तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस जो है ये इन्हीं से ताल्लुक रखती हैं कि आप एडिशन करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना चाहते हैं, डाटा मूव करवाना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो ऑपरेशंस हैं ये थ्रू इंस्ट्रक्शंस ही पॉसिबल होते हैं। तो जो प्रोसेसर है वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहा होता है और उन इंस्ट्रक्शंस के प्रोसेस करने में स्पेसिफिकली जो कंपोनेंट या यूनिट इस्तेमाल करता है सीपीयू वो उसका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। हर प्रोसेसर की अपनी प्रोसेसिंग स्पीड होती है और ये स्पीड पहले मेगाहर्ट्ज के अंदर यूनिट है बेसिकली जिसके अंदर मेजर की जाती थी, अब आजकल गीगाहर्ट्ज के अंदर जो है वो मेजर की जाती है। बेसिकली ये जो मेगाहर्ट्ज है इसका मतलब होता है 1 मिलियन क्लॉक टिक्स एवरी सेकेंड, या दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एग्जीक्यूशन जो है वो इसकी 1 मेगाहर्ट्ज के इक्वल होती है। यानी 1 सेकेंड के अंदर 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन जो है वो ये एग्जीक्यूट करता है। बेसिकली ये जो क्लॉक टिक है, क्लॉक टिक इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका एक टिक, जिस तरह से हमारी घड़ियों में सुई सेकंड की एक टिक करती है तो हम कहते हैं 1 सेकंड हो गए, इसी तरह से इसका एक टिक जो है, इसका 1 सेकंड जो है उसके अंदर 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। अब एक इंस्ट्रक्शन जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें 2 इज ग्रेटर देन 3, ये कंपेयर करना है तो ये एक इंस्ट्रक्शन है। इस तरह की 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन ये 1 सेकंड में एग्जीक्यूट करता है 1 मेगाहर्ट्ज। इसी तरह अगर हम 1 गीगाहर्ट्ज की बात करें तो ये 1 बिलियन क्लॉक टिक्स एवरी सेकंड के इक्वल है। तो इससे अंदाजा आप कर सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कितना एफिशिएंट है। और ये तो बात हो रही है सिंगल कोर सिस्टम्स की, यानी जो पेंटियम सीरीज वगैरह है या उससे पहले 486 386 सीरीज वगैरह है। आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो है मल्टी कोर प्रोसेसर्स का, यानी एक ही सिस्टम में 2 4 8 इस तरह से प्रोसेसर जो है वो एक सिंगल चिप के ऊपर जो है वो सॉरी एक सिंगल सिस्टम के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो उससे अंदाजा आप कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 3 गीगाहर्ट्ज के 2 प्रोसेसर लगे हों तो वो उसकी स्पीड फिर कितनी होगी। तो ये तीनों जो टर्म्स अभी हमने पढ़ी ये बेसिकली सीपीयू से ताल्लुक रखती हैं। नेक्स्ट हम रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी ये वो मेमोरी है जिसमें डाटा जो है वो परमानेंटली सेव नहीं रहता। जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन है, पावर उसको मिल रही है, डाटा उसके अंदर सेव रहेगा। और जैसे ही उसमें पावर जो है वो आप उसे टर्न ऑफ करेंगे तो डाटा उसमें से ख़त्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। असल में सेमीकंडक्टर चिप होती है, इसमें कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स ऐसे यूज़ किए जा रहे होते हैं जो बहुत थोड़ी सी देर के लिए डाटा को स्टोर करते हैं और फ्रीक्वेंटली जो है वो रिचार्ज हो रहे होते हैं। इसी वजह से इसे वोलेटाइल मेमोरी का नाम दिया जाता है। लेकिन ये प्राइमरी स्टोरेज है। प्राइमरी स्टोरेज का मतलब ये है कि जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन सबसे पहले यहाँ पर जाती है। ठीक है, जैसे अगर आप इमेजिन करें कि कोई आपको ये कहता है कि 3 + 3 कितने होते हैं तो आप फौरन से उसको आंसर कर देंगे 6। लेकिन जब आपको ये कहा जाता है कि 3031 + 299 कितने होते हैं तो आप थोड़ा सा आप सोचेंगे, एकदम उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अगर इस प्रोसेस को आप जहन में लाएं तो जब पहला नंबर कोई बोलता है आपको तो वो आपके माइंड में जाकर सेव होता है। इसी तरह जब दूसरा नंबर और ऑपरेटर बताया जाता है तो वो भी दिमाग में जाकर सेव होता है और फिर उसकी वर्किंग होती है। पहला पहला नंबर जो है वो प्लस होगा, अच्छा जी कैरी आया तो ठीक है आगे चला गया, फिर कैरी आया तो फिर आगे चला गया, फिर इस तरह थोड़ी देर के बाद आपका ब्रेन उसकी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करता है और फिर एक दफ़ा उसको तोलता है कि आया आपने रिजल्ट सही कैलकुलेट किया। और फिर जब ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो फिर आपकी ज़बान से वो अदा हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी का है कि वो आपसे जो भी इनपुट
आप देंगे कंप्यूटर सिस्टम को, वो पहले रैम में जाकर स्टोर होगी, फिर वहां से प्रोसेसर के पास जाएगी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसकी वर्किंग करते हुए उसको रिजल्ट बनाएगा। अब ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये भी एक आईसी चिप होती है, ठीक है। और इस आईसी चिप को मेमोरी मॉड्यूल भी कहा जाता है। पिक्चर के अंदर ये जो फिगर दी हुई है, इसके अंदर आप इस डायग्राम को देखते हुए अंदाजा कर सकते हैं कि रैम देखने में किस तरह से होती है। अच्छा, ये रैम जो है ये डिफरेंट मॉड्यूल्स में सेल की जाती है, क्योंकि मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मार्केट में पहले से लेकर अब तक अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले सिम थी, SIMM, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये आपको गोल्डन पिन्स जो इस मॉड्यूल के अंदर नजर आ रही हैं इन पिक्चर्स के अंदर, कनेक्टिंग पिन्स आप कह सकते हैं। ये चिप के एक साइड पर जब होती थी तो हम इन्हें सिम का नाम देते थे, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इन डिम के अंदर दोनों साइड के ऊपर ये कनेक्टिंग पिन्स होती हैं, यानी डबल डाटा ट्रांसफर जो है वो हो जाता है। इसी तरह से डिम की जो नेक्स्ट आप कह लें कि वर्जन आया है वो है सो डिम, यानी स्मॉल आउटलाइन डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये आमतौर पर नोटबुक्स और लैपटॉप्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा रिम भी अवेलेबल हैं, रम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। कैपेसिटी का और बस रेट का जो है वो डिफरेंस इनके अंदर आ जाता है। जैसे अगर हम सिम मॉड्यूल्स की बात करें तो सिम मॉड्यूल्स हैं उसमें मैक्सिमम आपको 32 MB तक का की कैपेसिटी जो है वो मिल रही होती थी, जबकि डिम के अंदर आपको जो कैपेसिटी मिल रही है वो अप टू 256 MB, बल्कि उससे भी ज़्यादा 512 MB तक आपको उसमें स्पेस मिलती है। जबकि इससे भी ज़्यादा अगर आपको कैपेसिटी चाहिए तो फिर रम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल रिम जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये डिम और सिम जो है ये मुख्तलिफ, जैसे मैं अभी मैंने आपसे आपको बताया कि ये डिफरेंट कैपेसिटी में आपको मिल रहे होते हैं। 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, इससे भी ज़्यादा आप कह लें कि कैपेसिटी में ये आपको मिलते हैं। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी रैम आपको ऑफर करेगी उतनी ही स्पीड जो है वो आपके सिस्टम की बेहतर होगी। बेसिकली ये इनिशियल प्ले ग्राउंड है जिसमें डाटा जो है वो जाकर स्टोर होता है और फिर ऑन डिमांड ऑफ प्रोसेसर जो है वो वहाँ पर मूव करता है। तो जितना डाटा स्टोर करने के लिए प्ले एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा जो स्पीड है आपको सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो मिलेगी। डिम जो है ये डिफरेंट आप कह लें कि इसकी फर्दर आगे टाइप्स भी हैं, जिनमें DDR आ जाती हैं, डबल डाटा रेट रिम, जिनमें DDR1, DDR2, DDR3, ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं। तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो है उसमें आप एक वक्त में एक से ज़्यादा रैम चिप्स जो हैं वो लगा सकते हैं, बस वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए। इसी तरह एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसके अकॉर्डिंगली ही उसके कंपैटिबल ही मेमोरी मॉड्यूल जो है वो लगाया जाएगा। अब ये एक पिक्चर के अंदर आपको मेमोरी चिप के ऊपर जो स्टिकर्स वगैरह होते हैं या लेबल्स होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। जैसे 512 MB आपको इस पिक्चर में इस मॉड्यूल के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ये बेसिकली मैं मॉड्यूल कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह DDR2 बेसिकली मॉड्यूल टाइप है, मॉड्यूल का नाम PC24300 और मॉड्यूल की जो स्पीड है वो 533 है, ठीक है। तो ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको ये स्टिकर्स और लेबल्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, खरीदते हुए आपको ये देखने होते हैं, क्योंकि मॉडल टू मॉडल जो है वो ये वेरी करते हैं। बाज़ बात आप एक चीज़ खरीद लेते हैं और बाद में आपको एहसास होता है कि ये तो आपके सिस्टम के अंदर कनेक्ट ही नहीं होगी। और जनरल रूल भी यही है कि सिस्टम में जो चीज़ लग सकती है वही आपको परचेज करनी है। अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते तो वो फिर आपके सिस्टम में कनेक्ट ही नहीं होती। ओके जी, तो नेक्स्ट जो डिवाइस है हमारा वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कह लें या इसको सिस्टम बोर्ड कह लें, बेसिकली जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शंस होते हैं वो इसी मेन बोर्ड मदरबोर्ड के ऊपर किए जाते हैं, ठीक है। यानी बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा होता है कि कीबोर्ड जो है वो केसिंग के साथ कनेक्ट हो रहा है, लेकिन केसिंग के साथ बेसिकली कनेक्ट नहीं हो रहा होता, वो मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट हो रहा होता है।
इसी तरह से अगर हार्ड ड्राइव देखें तो वो सिस्टम के अंदर मौजूद जरूर होती है, लेकिन वो भी कनेक्ट इसी मदरबोर्ड के साथ होती है, प्रोसेसर, ठीक है, या डिफरेंट तरह के जो पेरिफेरल्स हैं वो भी सारे के सारे इसी के ऊपर कनेक्ट होते हैं। इसके अगर पार्ट्स को देखा जाए तो प्रोसेसर सॉकेट से स्टार्ट कर लेते हैं। वाइट कलर का आपको जो एरिया नज़र आ रहा है पॉइंट करते हुए, प्रोसेसर सॉकेट है। इस प्रोसेसर सॉकेट के अंदर सीपीयू को प्लेस किया जाता है, सीपीयू को लगाया जाता है। उसकी भी एक टेक्निक है, मैं जल्दी आपको एक वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें तमाम सिस्टम कंपोनेंट्स को किस तरह से असेंबल किया जाता है वो सिखाया जा रहा होगा। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से प्रोसेसर को इस सॉकेट के अंदर लगाया जाता है। अच्छा, ये सॉकेट भी होती है और कुछ मदरबोर्ड के ऊपर जो प्रोसेसर है वो स्लॉट की शक्ल में भी मौजूद एक एरिया के अंदर जो है वो लगाया जाता है, यानी वो एक कार्ड की शक्ल में होता है प्रोसेसर, उसको आप स्लॉट के अंदर जो है वो लगा रहे होते हैं। तो स्लॉट देखने में आपको जैसे ये पीसीआई स्लॉट नज़र आ रही है, ग्राफिक स्लॉट नज़र आ रही है, इस तरह की स्लॉट होती है। देन पोर्ट्स हैं, ये पोर्ट्स जो हैं ये आपको केसिंग के बाहर से नज़र आ रही होती हैं बैक पैनल के ऊपर, और कुछ इसमें फ्रंट पैनल के ऊपर भी मौजूद होती हैं, यानी कि सामने से दिखाई दे रही होती हैं। देन ये ग्राफिक स्लॉट है ब्लैक कलर की आपको जो नज़र आ रही है, इसमें आमतौर पे जो टीवी ट्यूनर कार्ड हो गया या गेम कार्ड जो है वो प्लेस किया जाता है, वो लगाया जाता है। पीसीआई स्लॉट्स हैं, इसमें एक्सपेंशन कार्ड्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेटवर्क कार्ड है, साउंड कार्ड है, वो इसमें लगाया जाता है। अब तो खैर ये पीसीआई स्लॉट्स कम आने लग पड़ी हैं सिस्टम्स के अंदर। उसकी वजह ये है कि जितने भी एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर कार्ड लगाकर हम वो फंक्शनैलिटी एक्सपेंड कर रहे होते थे, अब वो सिस्टम के अंदर बिल्ट इन पोर्ट्स की शक्ल में आ रही है। तो उसकी वजह से सिस्टम का साइज जो है वो भी रिड्यूस हो रहा है, यानी मदरबोर्ड जो है उसके साइज को भी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस किया जा रहा है। देन कम्स चिपसेट। चिपसेट को भी हम अपनी अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस भी करते हैं। फ्लो को या जो डेटा का सिग्नल्स का फ्लो है उसको ये चिपसेट कंट्रोल कर रहा होता है। मेमोरी सॉकेट्स, इसके अंदर रैम जो है वो लगाई जाती है। तादाद में जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रही है 4 स्लॉट्स हैं, ठीक है, 4 सॉकेट्स हैं, इन्हें मेमोरी बैंक्स भी कहते हैं। यहाँ पर मेमोरी मॉड्यूल लगाए जाते हैं, यानी अगर फॉर एग्जांपल आप 1 GB रैम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी एक मेमोरी मॉड्यूल भी आप परचेज कर सकते हैं, और 2 मेमोरी मॉड्यूल भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बस आपस में वो कंपेटिबल होने चाहिए और इन सॉकेट्स के अंदर उन्हें अरेंज किया जा रहा होता है। बाकी सिस्टम खुद उन्हें डिटेक्ट करता है और खुद आपको टोटल जो रैम नज़र आ रही होती है, यानी अगर मल्टीपल मॉड्यूल्स के अंदर भी आपने रैम परचेज की है तो भी आपको जो सिस्टम डिस्प्ले कर रहा होता है उन सबका टोटल डिस्प्ले कर रहा होता है। जो प्रोसेसर सॉकेट है, इसको जूम करके अब इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं, ये प्रोसेसर सॉकेट जो है ये मदरबोर्ड के और प्रोसेसर जो जब भी खरीदा जाता है तो मदरबोर्ड और उसके ऊपर मौजूद सॉकेट को देख कर खरीदा जाता है। यानी अगर आप कोई ऐसा प्रोसेसर खरीद लेते हैं जिसकी सॉकेट डिफरेंट है तो वो उसके ऊपर कनेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे आप अगर इंटेल पेंटियम 4 का प्रोसेसर जो है वो कनेक्ट करना चाहते हैं तो इट मीन्स क्या है, सॉकेट जो है वो 478 होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से डुअल कोर या कोर टू ड्यू का जो प्रोसेसर है वो सॉकेट 775 के ऊपर कनेक्ट होता है, एंड सो ऑन। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने इस स्लाइड के अंदर दी गई हैं। चिपसेट की बात हो रही थी, चिपसेट जो है वो डाटा फ्लो को या सिग्नल्स को कंट्रोल करता है इनसाइड कंप्यूटर। दो तरह के ये चिप्स होती हैं, एक नॉर्थ ब्रिज और एक साउथ ब्रिज। जो नॉर्थ ब्रिज चिपसेट होता है ये बेसिकली डाटा फ्लो को कंट्रोल करता है बिटवीन मेमोरी, प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड, जबकि जो साउथ ब्रिज आपका चिपसेट होता है ये कंट्रोल करता है डाटा फ्लो को अमंग डिफरेंट डिवाइसेस लाइक यूएसबी डिवाइसेस, आईडी। आईडी मींस ये बेसिकली हार्ड ड्राइव के दो स्टैंडर्ड्स हैं, एक आईडी एक साटा। इसी तरह लोकल एरिया नेटवर्क हो गया या ऑडियो वीडियो कंट्रोल्स हो गए, ठीक है, ये या पीसीआई स्लॉट के ऊपर लगाई गई कोई चीज़ हो गई, या कोई ऑन बोर्ड ग्राफिक्स जो है वो अगर आपके पास हैं
तो ये साउथ ब्रिज उसके ऊपर डाटा के फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी अगर आपके पास चिपसेट नहीं है या प्रॉब्लम कर रहा है तो इट मींस के डाटा फ्लो नहीं होगा, और डाटा फ्लो नहीं होगा तो आप सिस्टम के ऊपर जो वर्किंग है वो आप नहीं दे सकते। इसी डाटा को फ्लो करवाने के लिए सिस्टम के इनसाइड या सिस्टम यूनिट के आउटसाइड भी डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें बसेस का नाम दिया जाता है। ये ज़ेर नज़र जो आपके पास स्लाइड है, इसमें आप देखें जो प्रोसेसर है वो नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज के थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। और ये रेड कलर की जो लाइंस हैं, इन लाइंस को हम बसेस का नाम दे देते हैं। और बसेस भी कैटेगराइज इस तरह से ही की जा रही है कि नॉर्थ ब्रिज जब रैम के साथ कम्युनिकेट करेगा तो मेमोरी बस को यूज करेगा। इसी तरह से नॉर्थ ब्रिज जब ग्राफिक्स स्लॉट के अंदर मौजूद किसी एजीपी कार्ड के थ्रू या किसी ऐसे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करेगा जो कि ग्राफिक्स को कंट्रोल कर रहा है, तो वो बेसिकली ग्राफिक बस के थ्रू होगा। इसी तरह इंटरनली जो बसेस इस्तेमाल की जा रही हैं वो साउथ ब्रिज के को कम्युनिकेट करने के लिए कर रही हैं, और साउथ ब्रिज जो डाटा को फ्लो करवा रहा है वो बिटवीन पीसीआई स्लॉट, ऑन बोर्ड ग्राफिक या डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं यूएसबी के, लैन, ऑडियो वगैरह उनके साथ कम्युनिकेट करवा रहा होता है। इसी सिस्टम यूनिट का हिस्सा होता है पावर सप्लाई। यानी जब आप केसिंग परचेज करते हैं तो आमतौर पे केसिंग के साथ पावर सप्लाई भी दी जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आप अलग से भी उसको परचेज कर सकते हैं। बहरहाल पावर सप्लाई अलग से परचेज करें या केसिंग का हिस्सा हो, ये बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है। इसी कंपोनेंट ने ऑल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है, यानी 220 से 250 वोल्ट तक की ये इनपुट लेता है और फिर आगे डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। डायरेक्ट करंट लो वोल्टेज होता है। शुरू में पहले दिन आपको मैंने बताया था कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक है, बेसिकली वो इसी कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है कि 220 वोल्ट ये रिसीव करती है पावर सप्लाई, और आगे जितने भी डिवाइसेस हैं जैसे मेन मदरबोर्ड है, ठीक है, वो 3.3 एंड 5 वोल्ट्स के ऊपर चलता है, आपकी ड्राइव्स हैं वो 12 वोल्ट के ऊपर चलती हैं। उन तमाम कंपोनेंट्स को ये अप्रोप्रिएट वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये भी होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके यहाँ वोल्टेज जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 250 वोल्ट हो जाते हैं, 250 प्लस वोल्ट होते हैं। तो इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये अप टू 240 250 वोल्ट जो है वो बिजली को बर्दाश्त कर ले, उसकी इनपुट जो है वो एकदम अगर बढ़ भी गई है तो इसको बर्दाश्त कर जाता है। आपके इंटरनल कंपोनेंट सेव रह जाते हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि जो पावर सप्लाई है उसको नुकसान पहुंचता है, वो जल जाती है, रिपेयर करवाने वाली हो जाती है, लेकिन आपके इंटरनल कंपोनेंट्स जो हैं वो सेव रहते हैं, जिनमें आपकी हार्ड ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका डाटा उसके अंदर है। इसी तरह रैम और प्रोसेसर हैं वो एक्सपेंसिव डिवाइसेस में आ जाते हैं, तो उनका सेफ रहना जो है वो ज़रूरी है, तो उसकी सेफ्टी के लिए पावर सप्लाई भी काम कर रही होती है। पावर सप्लाई में मुख्तलिफ तरह के कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इन कनेक्टर्स को डिफरेंट डिवाइसेस के कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इन कनेक्टर्स में अगर चंद कनेक्टर्स आप देखें तो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रहे हैं। इसमें जो नंबर 1 है ये मेन कनेक्टर होता है, ठीक है, इसे यूज़ किया जाता है मदरबोर्ड को पावर देने के लिए। यानी पावर सप्लाई जो एसी वोल्टेज लेकर कन्वर्ट कर रही है, 3.3 और 5 वोल्ट ये इस मदरबोर्ड को सप्लाई कर देती है, जिसमें जितने भी कंपोनेंट हैं वो फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। देन आप सेकंड पे आप देख रहे हैं, सेकंड पे ये थोड़ा सा गलत है इसके अंदर। सेकंड पे बेसिकली मोलेक्स कनेक्टर नहीं है बल्कि साटा कनेक्टर है, ठीक है। साटा कनेक्टर जो है वो हार्ड ड्राइव की एक टाइप होती है, उसके साथ ये कनेक्ट किया जाता है। जबकि फोर्थ नंबर पे जो साटा कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली मोलेक्स कनेक्टर है। ये पुरानी आईडी ड्राइव जो होती थी उनको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह जो फ्लॉपी ड्राइव्स होती हैं उनकी कनेक्टिविटी के लिए बल्क कनेक्टर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिफरेंट तरह के कनेक्टर्स जो हैं वो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। ये बेसिकली
पावर सप्लाई के साथ ये कनेक्टर्स आते हैं जो इंटरनल तमाम कंपोनेंट्स को जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। पावर सप्लाईज में ये दो स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रही होती हैं, 240 वोल्ट स्टैंडर्ड या 110 वोल्ट स्टैंडर्ड। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि अगर आप लेट्स से कि यूरोप में कहीं चले जाते हैं तो वहाँ पर 110 वोल्ट स्टैंडर्ड जो है इस्तेमाल हो रहा होता है, वहाँ पर कोई पावर सप्लाई 240 वाली इस्तेमाल नहीं होती। इसी तरह जैसे हम लोग एशिया में आमतौर पर 220 वोल्ट स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर 110 वोल्ट पावर सप्लाई जो है वो फिर काम नहीं करती। ठीक है, इन्हीं पावर सप्लाईज के अंदर मुख्तलिफ तरह के एडवांस ऑप्शंस या फीचर्स भी मौजूद होते हैं, जैसे एपीएम फीचर है, एडवांस पावर मैनेजमेंट। ये कंप्यूटर सिस्टम को स्टैंड बाय मोड में ले जाती है, स्लीप मोड में ले जाती है। तो सिस्टम जो है वो अगर मुसलसल ऑन भी है तो आपकी जो करंट है या बिजली है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही होगी, बल्कि सिस्टम यूज़ ना होने पर स्टैंड बाय या स्लीप मोड में ऑटोमेटिकली चला जाता है और आपका डाटा भी सेव रहता है। देन कम स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में ये आपको एक यूँ समझ लें कि एक डोरवे जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें आप कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ जो है या इंटरनल कंपोनेंट्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ये पोर्ट्स जो हैं ये आपको फ्रंट पे भी नज़र आती हैं और रियर पे भी आपको नज़र आ रही होती हैं। सिस्टम के आप केसिंग के अगर आप फ्रंट पे देखें तो भी आपको नज़र आती हैं और बैक साइड पे भी आपको नज़र आती हैं। तो इस डोरवे से आप तमाम के तमाम इंस्ट्रक्शंस को, डाटा को कंप्यूटर इंटरनल कंपोनेंट्स की तरफ फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, या वहाँ से वापस रिजल्ट जो है वो देखकर उसको स्क्रीन पर या किसी भी शक्ल में देख रहे होते हैं। दो तरह की पोर्ट्स हैं, एक सीरियल पोर्ट और एक पैरेलल पोर्ट। ठीक है, जो सीरियल पोर्ट है ये 9 पिन पोर्ट होती है, कॉम वन कॉम टू पोर्ट्स भी इन्हें कहा जाता है। कम्युनिकेशन वन, कम्युनिकेशन टू पोर्ट आमतौर पर माउस और जो एक्सटर्नल मॉडेम्स वगैरह होते थे वो इस पे कनेक्ट किए जाते थे। सीरियल पोर्ट का मतलब ये है कि एक वक्त में एक बिट जो है वो इस पोर्ट के थ्रू इन होगी और एक ही बिट आउट होगी, तो स्लो पोर्ट्स होती थी। फिर पैरेलल पोर्ट्स हैं आपके पास। पैरेलल पोर्ट्स जो है वो 25 पिन पोर्ट्स होते हैं, LPT1 LPT2 पोर्ट्स भी नहीं कहा जाता है। लाइन प्रिंटर इसकी फुल फॉर्म है। प्रिंटर स्कैनर्स वगैरह को, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स वगैरह को, जिप ड्राइव्स वगैरह को कनेक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती थी। फिर आपके पास आती हैं वीडियो पोर्ट्स। वीडियो पोर्ट्स में ये इस्तेमाल की जाती हैं वीडियो डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए, जैसे मॉनिटर है, आप अगर वो कनेक्ट करना चाहते हैं, एलईडी एलसीडीज वगैरह हैं, टीवी है, अगर आप वो कनेक्ट करना चाहते हैं तो यही वीडियो पोर्ट इस्तेमाल की जाती हैं। आमतौर पर दो टाइप्स में होती हैं, एक वीजीए और एक वीवीआई। वीजीए ओल्ड स्टैंडर्ड है, ब्लू कलर में आमतौर पर होती थी। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये जो नज़र आ रही हैं, इसमें लेफ्ट साइड वाला मेल कनेक्टर है और राइट साइड वाला फीमेल कनेक्टर है, और ये एनालॉग पोर्ट होती थी। और जो रेजोल्यूशन है, आपको जो पिक्चर क्वालिटी है जो आपको आउटपुट की मिल रही थी वो इसमें कम आपको नजर आती थी। जो बीवीआई पोर्ट होती हैं ये आमतौर पर वाइट कलर में होती हैं। ठीक है, और ये डिजिटल पोर्ट होती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि एक तो प्रोसेसिंग इसमें इमेजेस की क्विकली होगी और दूसरा इसकी रेजोल्यूशन भी आपको ज़्यादा बेहतर मिल रही होती है। देन PS2 पोर्ट्स हैं। ठीक है, राउंड शेप पोर्ट्स होती थी, ग्रीन और पर्पल कलर में। ग्रीन कलर की ये पोर्ट जो है वो माउस के लिए इस्तेमाल की जाती है, और पर्पल कलर की जो कि ये पोर्ट है ये कीबोर्ड के लिए एक स्टैंडर्ड कंसिडर की जाती है। देन मॉडेम पोर्ट है। ठीक है, ये मॉडेम डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। टेलीफोन कनेक्टर होता है RJ11, रेक्टिफायर जैक 11। ठीक है, ये कनेक्टर आपको स्क्रीन में नज़र भी आ रहा है। ये कनेक्टर बेसिकली इस मॉडेम पोर्ट के अंदर जो वो लगाया जाता था, यानी टेलीफोन लाइन आपकी थ्रू मॉडेम कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाती थी, और फिर कंप्यूटर सिस्टम से जो भी आप डाटा थ्रू इंटरनेट भेजना चाह रहे होते तो बेसिकली इसी पोर्ट में से निकल कर RJ11 के थ्रू टेलीफोन लाइन पर जाती थी, और वहाँ से जहाँ पर भी आप इसको भेजना चाह रहे हैं वहाँ पर ये डाटा या इंफॉर्मेशन जाती भी थी और इसी तरह से वापस भी आती थी। मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। मीन्स मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन ये करेगी, मीन्स के आपके सिस्टम से जो डिजिटल डाटा निकलेगा उसे टेलीफोन लाइन पर जाने के लिए एनालॉग में कन्वर्ट होने की जरूरत पड़ेगी। मॉडेम यही काम करेगा कन्वर्शन का।
इसी तरह रिसीविंग एंड पर जब एनालॉग सिग्नल रिसीव होंगे तो ये वापस उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। देन यूएसबी पोर्ट्स हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। इसने तो सीरियल, पैरेलल, PS2 पोर्ट सब स्टैंडर्ड्स को मार्क दे दिए। हॉट स्वैपेबल होती हैं, यानी आप कनेक्ट करें, डिवाइस आपका प्लग एंड प्ले है, ठीक है, यानी कनेक्ट करेंगे और साथ ही चलना शुरू हो जाएगा। पैरेलल, सीरियल या PS2 पोर्ट्स की तरह आपको इसमें सिस्टम रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Then comes USB standards। तो 3 स्टैंडर्ड हैं, USB 1, एक USB 2 और एक USB 3। USB 1 ओरिजिनल स्टैंडर्ड था, 1.5 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक का ट्रांसफर रेट आपको देता था, जबकि USB 2 60 मेगाबाइट, सॉरी बिट्स नहीं, बाइट्स पर सेकंड की स्पीड आपको देता है, जबकि USB 3 स्टैंडर्ड जो करंट स्टैंडर्ड है वो 600 Mbps तक की स्पीड जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। फायरवायर पोर्ट्स हैं, फायरवायर पोर्ट्स यूएसबी से भी नेक्स्ट वर्जन है जो कि आपको करंट भी प्रोवाइड कर रही होती है, यानी इसमें आपको यूएसबी की तरह से पहले होस्ट कंप्यूटर के साथ आपका कनेक्शन होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्टली भी डिवाइस जो है वो विदाउट कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर्स वगैरह आजकल स्कैनर्स वगैरह इसी तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। इसमें भी आपको मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स या वर्जन्स जो है वो आपको अवेलेबल होते हैं, जैसे आपको जी 400, 800, 3200, जिनका ट्रांसफ़र रेट जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जैसे ट्रांसफ़र रेट FW400 का 50 मेगाबाइट्स पर सेकेंड है, इसी तरह 100 मेगाबाइट्स, यानी उससे डबल जो है वो 800 का, इसी वजह से स्टैंडर्ड का नाम 400 से फिर 800 किया गया। और फिर अगर आप देखें तो 800 से 3200 का मतलब है 4 गुना बढ़ाया गया। 4 गुना इस वजह से बढ़ाया गया कि इसका ट्रांसफर रेट 100 Mbps से 400 Mbps पर आप कहने के चला गया। फायरवायर पोर्ट का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम है वो IEEE 1394 है, और आमतौर पर फायरवॉल पोर्ट्स के बाहर आपको यही नजर आ रहा होता है, IEEE 1394, जिसका मतलब ये है कि ये पोर्ट जो जिस पर आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है वो बेसिकली फायरवायर पोर्ट है। देन ईथरनेट पोर्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए होती है, यानी अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क बनाना चाहते हैं। एक है मॉडेम के साथ कनेक्टिविटी जो RJ11 के साथ शुरू हो रही थी, टेलीफोन लाइन के साथ जो आपको कनेक्ट कर रही थी। अगर आप नेटवर्क केबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर RJ सीरीज का ही एक और कनेक्टर है RJ45, वो इस्तेमाल होगा। ये RJ45 RJ11 से थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, और इसी हिसाब से जो इसकी पोर्ट होती है इथरनेट पोर्ट, ये भी थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है। ये दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। ऑडियो पोर्ट्स हैं, ठीक है, ऑडियो पोर्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं ये स्पीकर्स और माइक्रोफोन या एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, यानी अगर आप साउंड की फैसिलिटी लेना चाहते हैं, चाहे इनपुट के वाले से है चाहे आउटपुट के वाले से है, तो फिर ऑडियो पोर्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टैंडर्ड जो हैं ये इनके कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे पिंक जो है माइक्रोफोन के लिए होती है, लाइन कलर जो है वो स्पीकर्स के लिए है, और लाइट ब्लू कलर जो लाइन इन के लिए, यानी एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। हमारी ये जो प्रेजेंटेशन है ये अभी ख़त्म नहीं हुई। इस लेक्चर का कुछ हिस्सा जो है वो, कुछ हिस्सा तो नहीं कर कहना चाहिए, तकरीबन इतना ही हिस्सा अभी बाकी है। वो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।